हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ओवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स की प्रश्नावली 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो इससे पहले वाले हम वीडियो में हमने क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 10 था घात एवं घातांक, उसके 3 पार्ट हमने देखे हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हो। या फिर आपका कोई वीडियो या कोई टॉपिक रह गया है, कोई प्रश्नावली का क्वेश्चन रह गया हो, तो आप वहाँ जाकर कोई सा भी वीडियो देख सकते हो। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नावली 11। तो सबसे पहले हम जिस प्रकार ओल्ड सभी चैप्टर को स्टार्ट किया हमने पीछे 10 तक, उसी प्रकार हम एक बार इसकी बेसिक जानकारी लें कि सीधा और प्रतिलोम समानुपात होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीधा समानुपात। दो मात्राओं के बीच का संबंध जहां एक मात्रा में कमी या वृद्धि करने पर दूसरी मात्रा में क्रमशः कमी या वृद्धि हो, उसे सीधा समानुपात कहा जाता है। वापस समझना एक बार, दो मात्राओं के बीच का ऐसा संबंध है जिसमें यदि एक में कमी की जाए तो दूसरे में भी कमी होनी चाहिए, और यदि एक में वृद्धि की जा रही है तो दूसरे में भी वृद्धि होनी चाहिए। कमी है तो कमी होनी चाहिए दूसरे में भी। यदि आप पहली मात्रा में वृद्धि कर रहे हो तो दूसरी मात्रा में भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि। इसको बोलते हैं सीधा समानुपात। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जैसे कपड़े की लंबाई में वृद्धि होती है, जैसे जैसे कपड़े की लंबाई में वृद्धि होती है, उसके मूल्य में भी उसी अनुपात में क्या होती है, वृद्धि। जैसे आप किसी दुकान से कपड़ा खरीद कर लाते हो, यदि आप एक पैंट के लिए कपड़ा खरीदते हो तो रुपए आपके कब लगेंगे, और यदि वही कपड़ा आप यदि 10 पैंट के लिए खरीदते हो तो आपके रुपए ज़्यादा लगेंगे। ये तो ऑब्वियसली हम भी जानते हैं इसके बारे में कि आप जितना ज़्यादा कपड़ा खरीदना आपको, रुपए आपको उतने ही क्या देने पड़ेंगे, ज़्यादा। और उदाहरण ले जैसे हम चाय की बात करें तो चाय की जितनी ज़्यादा मात्रा होगी उससे यदि हम ग्लास भरना चाहिए छोटे छोटे तो उतने ही ज़्यादा क्या भरे जाएंगे, ग्लास। चाय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो इधर हमारे पास ग्लासों की संख्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये भी क्या है, एक सीधा समानुपात है। और बात करें हम, जैसे जितनी तेज स्पीड से हम चलेंगे दूरी उतनी ही ज़्यादा तय होगी। यदि हम चाल और दूरी की बात करें तो हमारी चाल जितनी ज़्यादा होगी दूरी हम उतनी ही ज़्यादा तय करेंगे एक समान समय में। इस प्रकार जब यदि एक में कमी की जाए तो दूसरे में भी कमी हो, और एक में वृद्धि की जाए तो दूसरे में भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि। इसको बोला जाता है सीधा समानुपात। अब हमारे जो ये चैप्टर है इसमें दो ही प्रकार के समानुपात, एक सीधा समानुपात, एक और प्रतिलोम समानुपात। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सीधे समानुपात के सूत्र की। तो जैसे एक सूत्र को मैंने यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हमने एक सूत्र व्युत्पन्न किया है, सूत्र बनाया है। जैसे पेट्रोल लीटर में है, ये तो ऊपर वाली संख्या तो है पेट्रोल की मात्रा है, और नीचे दूरी दे रखी है कि जब आप गाड़ी में 4 लीटर पेट्रोल डलाओगे तो गाड़ी है वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसी प्रकार यदि आप 8 लीटर पेट्रोल डलाते हो तो गाड़ी है वो 120 किलोमीटर चलेगी। इसी प्रकार 12 लीटर में 180 किलोमीटर और 15 लीटर में 240 किलोमीटर। मतलब ऊपर वाली मात्रा हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे
वैसे वैसे ही दूरी में भी क्या होती जाएगी, वृद्धि। ये भी एक जनरल बात है कि जितना ज़्यादा हम पेट्रोल डलाएंगे गाड़ी में, गाड़ी है वो उतनी ही क्या चलेगी, ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो इसलिए यहाँ से एक फॉर्मूला हमने बनाया है। ऊपर वाली संख्या को तो नाम दिया है हमने x, और नीचे वाली वैल्यू को क्या नाम दिया है, y। तो ऊपर वाले जो भी मान है वो x1, x2, x3, x4, और नीचे वाले हो जाएंगे y1, y2, y3 और y4। अब आपको यहाँ से एक सूत्र बनाना है। तो सूत्र किस प्रकार बना है, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेम वैसे के वैसे ही बटा लगाना है केवल। ये सीधे समानुपात का फॉर्मूला है। x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। सभी मान आपस में, सभी अनुपात आपस में बराबर होंगे, x3 बटे y3 और बराबर x4 बटे y4। हमें यदि इन दोनों की ज़रूरत है तो हम इन दोनों को ले लेंगे, हमें इन दोनों की ज़रूरत है तो इन दोनों को ले लेंगे। जिसकी भी हमें ज़रूरत है हम उन दोनों को बराबर करके वहाँ से जिसका भी मान हमें पूछे उसका मान हमें निकाल लेंगे। तो सीधे समानुपात के लिए तो आपको सूत्र याद रखना है, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। एक बार इतना फॉर्मूला आप याद रखना। तो ये तो हो गया सीधा समानुपात का। आगे बात करते हैं हम प्रतिलोम समानुपात की। प्रतिलोम समानुपात उल्टा, दो मात्राओं के बीच का संबंध जहां एक मात्रा में कमी या वृद्धि करने पर दूसरी मात्रा में क्रमशः कमी करोगे तो वृद्धि होगी और वृद्धि करोगे तो दूसरी मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। इसको बोला जाता है प्रतिलोम समानुपात। बात करें, जैसे उदाहरण से बात करें, जितने ज़्यादा श्रमिक एक कार्य को करेंगे कार्य उतना ही जल्दी पूरा होगा। ये भी हम जनरली देखते हैं कि एक कोई काम चल रहा है कहीं पर, तो उसमें जितने ज़्यादा यदि काम करने वाले मजदूर जितने ज़्यादा आएंगे वो काम उतना ही क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जो काम 2 महीने में होना है यदि हम एक्स्ट्रा मजदूर उसमें लगा दें तो वही काम 1 महीने में पूरा हो सकता है। मतलब हमने एक मात्रा को बढ़ाया तो उधर से दूसरी मात्रा में क्या हो गई, कमी हो गई। दिनों की संख्या क्या हो गई, दिनों की संख्या में क्या आ गई, कमी आ गई। इस प्रकार यदि एक मात्रा में वृद्धि करें तो दूसरी मात्रा में कमी आए, या फिर एक मात्रा में कमी करें तो दूसरी मात्रा में क्या आए, वृद्धि आए, तो उसको बोला जाता है प्रतिलोम समानुपात। और जैसे बात करें हम, जैसे एक हॉस्टल की बात करते हैं हम, एक हॉस्टल में खाना है वो 15 दिन का लाया गया। एक हॉस्टल में खाना कितने दिन का लाया गया, 15 दिन का। और मान लेते हैं कि वहाँ पर कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। अभी 15 दिन का खाना 20 बच्चों के लिए पर्याप्त है। यदि मैं इसी खाने में यदि मैं 5 बच्चे और लेकर आ जाऊँ, भोजन सामग्री उतनी है 15 दिन की, लेकिन मैं यदि 5 बच्चे और लेकर आ जाऊँ, मैंने बच्चों की संख्या को बढ़ा दिया, तो इधर जो भोजन सामग्री 15 दिन चल रही थी उस भोजन सामग्री में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब वो 12-13 दिन ही चल पाएगा। तो वो हमें ज्ञात करना है कि वो 12 दिन चलेगा या 13 दिन चलेगा। हमें केवल यहाँ यही समझना है कि एक संख्या में हमने जैसे ही वृद्धि की, बच्चों की संख्या में जैसे ही वृद्धि की, उतने में भोजन सामग्री के दिन वो क्या हो गई, कम हो गई। ये भी हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे घर में हम कोई सामान लेकर आते हैं, तो यदि उस परिवार में कम सदस्य है तो सभी के ज़्यादा मात्रा में आ जाता है बराबर भागों में। और यदि उसी परिवार में यदि सामग्री वही है लेकिन यदि परिवार में और एक्स्ट्रा और आ गए तो वो सभी को है वो कम मात्रा में मिलेगा। तो आपको यही ध्यान रखना है सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात का। यदि एक मात्रा में वृद्धि करें तो दूसरी मात्रा में भी यदि वृद्धि हो रही है तब तो सीधा समानुपात, और एक मात्रा में कमी कर रहे हो और दूसरी मात्रा में वृद्धि हो रही है, उल्टा काम हो रहा है, तो उसके लिए आपको प्रतिलोम समानुपात याद रखना है। तो जिस प्रकार हमने सीधे समानुपात का फॉर्मूला पढ़ा है अभी, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2, उसी प्रकार प्रतिलोम समानुपात का भी सेम एक सूत्र हमें याद रखना है, x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। सबसे इम्पोर्टेंट है ये दो फॉर्मूले। एक फॉर्मूला अभी हमने सीधा समानुपात का पढ़ा है, सीधा समानुपात का यहीं लिख देता हूँ मैं,
सीधा समानुपात का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। अब आपको कुछ नहीं, इन दो फॉर्मूलों को कैसे न कैसे करके याद रखना है। यदि आपको ये दो फॉर्मूले याद हैं और आपको यदि ये देखना आता है कि कौन सी संख्या में वृद्धि करने पर दूसरी संख्या में क्या हो रहा है, कमी हो रही है या फिर वो भी वृद्धि कर रही है, बस इतना ही आपको इस प्रश्नावली में ध्यान रखना है। दो प्रश्नावलियाँ हैं, एक में सीधा समानुपात और एक में प्रतिलोम समानुपात। एक में ये फॉर्मूला लगेगा और एक में ये फॉर्मूला लगेगा। अब हम आगे देखते हैं हमारी प्रश्नावली 11.1। स्टार्ट करें हम। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही हमें यहाँ पर देखते हैं कि व्यूज़ आ रहे हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारा परिवार है, फैमिली है, वो भी बढ़ रही है, तो हमें क्या उससे मोटिवेशन मिलता है और हम बढ़िया से बढ़िया आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रश्नावली 11.1। तो 11.1 में पहला प्रश्न है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। यदि आप रेलवे स्टेशन के पास, जैसे रेलवे स्टेशन के पास कार पार्किंग होती है, वहाँ पर यदि अपने वाहन को आप 4 घंटे तक रखते हो तो आपके कितने रुपए लगेंगे? 60 रुपये। इसी प्रकार यदि आप 8 घंटे तक रखते हो तो 100 रुपये लगेंगे, 12 घंटे तक रखते हो तो 140 रुपये लगेंगे और यदि आप 24 घंटे तक रखते हो तो 180 रुपये आपको देने पड़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष समानुपात, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा समानुपात, सीधा अनुपात में है या फिर नहीं है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर घंटे के अकॉर्डिंग रुपए लिए जा रहे हैं या फिर नहीं लिए जा रहे। जैसे 4 घंटे तक का किराया है या फिर शुल्क है वो 60 रुपये लग रहा है, तो हम एक एक घंटे का निकाल लेते हैं, मतलब घंटे और रुपए का अनुपात निकाल के चेक कर लेते हैं कि क्या सभी में अनुपात समान आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं 4 घंटे में कितने रुपए लग रहे हैं? 60 रुपये। तो हम एक एक घंटे की बात कर लेते हैं कि एक घंटे में कितने रुपए लग रहे हैं। एक घंटे में लग रहे हैं 60 और ये 40 जो ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा? भाग में, और यहाँ से कट के हमारे पास आंसर आ गया 15 रुपये। तो यदि 4 घंटे तक 60 रुपये लग रहे हैं तो इसका मतलब एक घंटे में 15 रुपये लगे हैं। अब हम और आगे चेक करें 8 घंटे के लिए, 8 घंटे वाले में चेक करें तो 8 घंटे में 100 रुपये लग रहे हैं। तो एक घंटे की बात करें हम तो एक घंटे में तो कम रुपए लगेंगे और कम के लिए हमें 8 का भाग लगाना पड़ेगा 100 में। और यदि हम भाग लगाएं यहाँ पर तो 8 कम 8 और फिर आ जाएगा 2 बच गए, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40। कितने रुपए लग गए? 12.50 रुपये। यहाँ पर तो रुपए लग रहे हैं 15 एक घंटे के अकॉर्डिंग और यहाँ पर रुपए लग रहे हैं 12.50। तो क्या एक घंटे के अकॉर्डिंग या फिर अनुपात के रूप में सीधे समानुपात में है? तो ये सीधे समानुपात में नहीं है। इसी प्रकार हमें यहाँ पर भी चेक करना है। यदि 12 घंटे का कितना चार्ज लिया जा रहा है? 140 रुपये। तो हम यहाँ से एक घंटे का मान निकाल लेते हैं। एक घंटे में हमारे पास 140/12, 12 का भाग लगाएं तो 12 कम 12, 2 बच गए, 12 कम 12, फिर वापस 1, 8 बच गए, 12 6 72, फिर वापस 8 और 7, ये हो गए 11.67 रुपये। तो ये रुपए हैं वो घंटे के अकॉर्डिंग नहीं लिए जा रहे। घंटे का मान तो बढ़ रहा है लेकिन रुपए में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है। रुपए में हो थोड़ी कमी हो रही है। थोड़ी क्या हो रही है? कमी। वृद्धि तो हो रही है लेकिन घंटे के अकॉर्डिंग नहीं हो रही। तो यहाँ पर आगे देखते हैं
24 घंटे का निकाल लेते हैं। तो 24 घंटे के लिए यदि बात करें हम तो 180 रुपये। यदि 1 घंटे की बात की जाएगी तो 180/24, इसका आ जाएगा 90 और 12, और जब आप इसको भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 7.50 रुपये। तो यहाँ पर जैसे जैसे घंटे में वृद्धि हो रही है, रुपए में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है। तो प्रश्न ने कहा है कि ये पार्किंग समय है वो सीधे अनुपात में है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ से आंसर लिख लेते हैं इसका। लिखेंगे यहाँ पर कि कार पार्किंग समय के प्रत्येक समानुपात में नहीं है। कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। अनुपात में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यदि अनुपात निकाले, एक एक घंटे का मान निकाले, तो एक एक घंटे का मान है वो समान नहीं आ रहा। यदि एक एक घंटे का मान समान आता तो हम कह सकते थे कि रुपए है वो घंटे के अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष समानुपात में है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 1। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 2। एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। कि 8 भागों में एक भाग है वो किसका मिलाया जा रहा है? लाल रंग के पदार्थ का। निम्न सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। हमें इस सारणी को क्या करना है? यहाँ पर फिल करना है। जैसे यदि मूल मिश्रण के 8 भाग है तो उनमें लाल रंग का भाग कितना है? 1। अब कह रहे यदि लाल रंग के भाग 8 कर दें तो मूल मिश्रण कितना होगा? तो हमें अब यहाँ पर फॉर्मूले लगाकर इन सभी जो ब्लैंक दे रखे हैं उनको भरना है। तो मैं इसको मान लेता हूँ। देखो, पहले तो ये देखो कि ये सीधे समानुपात में है या फिर नहीं है। जैसे जैसे हम मूल मिश्रण का भाग बढ़ाएंगे हमें लाल रंग के पदार्थ का मान भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो उसी अनुपात में आएगा। जैसे जैसे हमें मूल मिश्रण का मान जैसे हमने बढ़ाया है तो हमें लाल रंग के पदार्थ का भी मान बढ़ाना पड़ेगा। जैसे बात करें, चाय बना रहे हैं हम, यदि दूध के अंदर जैसे जैसे हम दूध की मात्रा को बढ़ाएंगे तो यदि चाय उतनी रखेंगे तो वो फीकी पड़ जाएगी। तो हमें जैसे जैसे दूध की मात्रा को बढ़ा रहे हैं उतनी ही चाय पत्ती भी हमें और मात्रा में बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब दोनों ये लाल रंग का मिश्रण, लाल रंग का पदार्थ और मूल मिश्रण कौन से अनुपात में है? सीधे समानुपात में। तो सीधे समानुपात के लिए मैं ऊपर वाले को तो मान लेता हूँ x1, इसको मान लिया x2 और इसको मान लेते हैं y1 और ये हो जाएगा y2। तो x1, x2, y1 का मान तो दे रखा है, हमें y2 का मान निकालना है। तो यहाँ से आंसर निकाले यदि, तो एक लाइन तो लिख देना आप कि लाल रंग है वो मूल मिश्रण के सीधे समानुपात में है। आगे लिखते हैं हम सूत्र से या फिर लिखते हैं सीधे समानुपात से। सीधे समानुपात से, सीधे समानुपात से। और सीधा समानुपात क्या कहता है? x1/y1 बराबर x2/y2। मान रखें x1 का मान तो है 1, y1 का मान है 8। ऊपर वाली लाइन को देखकर ही हमें नीचे वाली लाइन को लिखना है। बराबर के नीचे बराबर x2 का मान आ गया 4 और y2 का मान कितना आ गया? y2, क्योंकि y2 का मान हमें ज्ञात करना है। अब हमने दूसरी प्रश्नावली में पढ़ा है वज्र गुणा करना। क्या करना? वज्र गुणा। हमें यहाँ पर y2 का मान निकालना है। तो वज्र गुणा करने के लिए y2 को तो 1 से गुणा करना है, तो y2 को 1 से गुणा करेंगे तो y2 ही रहेगा। और 8 को 4 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 32। तो हमारे पास y2 का मान वो कितना आ गया? 32 आ गया। तो यहाँ पर तो आ जाएगा कितना? 32। अब इसी प्रकार
इसी प्रकार इसको मान लेते हैं हम x3, ये हो जाएगा x4 और ये हो जाएगा x5। इसको मान लेते हैं y3, y4 और y5। हमें y3, y4 और y5 का भी मान ज्ञात करना है। तो वापस वहीं सीधे समानुपात से मैं अब की बार इन दोनों को ले रहा हूँ, इन दोनों को ले लेकर आंसर निकाल लेता हूँ। तो लिखूँगा x1 बटे y1 बराबर x3 बटे y3। वही मान आ जाएगा, ये तो 1/8 बराबर x3 का मान है 7 और बटे में आ जाएगा y3। वहीं वापस कौन सा गुणा करना है, वज्र गुणा। वज्र गुणा करें तो वज्र गुणा करेंगे तो y3 को 1 से गुणा करेंगे तो y3 आ जाएगा और बराबर आ जाएगा 8 × 7 = 56। तो ये आ गया हमारे पास y3 का मान। अब हम निकालते हैं y4 का मान। और y4 के लिए वापस हम x1 बटे y1 बराबर x4 बटे y4। वहीं 1/8 बराबर 12 बटे y4। वज्र गुणा करेंगे तो y4 का मान है वो 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 12 × 96 कितना आ जाएगा 96। अब एक और आंसर है, इसी प्रकार आपको आंसर निकालना है। इसका आंसर आ जाएगा 56, इसका आ गया 96 और ये आ जाएगा आपके पास 160, क्योंकि 120 ये 20 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। मैंने एक लास्ट का किया नहीं है, आप इसी प्रकार सेम कर सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रश्न संख्या 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए यदि 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, एक भाग के लिए कितना 75 ml है वो मूल मिश्रण, तो मूल मिश्रण के 1800 ml में कितने लाल रंग के पदार्थ मिलाना चाहिए। तो जैसे जैसे मूल मिश्रण का मान बढ़ेगा हमें लाल रंग के भाग भी उतने ही बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये भी कौन सा प्रश्न है, सीधे समानुपात से ये वैसे। तो लिखेंगे हम सबसे पहले सारणी बना लेते हैं एक बार। एक तरफ तो लिख लिया हमने लाल रंग के पदार्थ का भाग, लाल रंग के पदार्थ का भाग, और एक लिख लेते हैं मूल मिश्रण, मूल मिश्रण का भाग। तो लाल रंग का अभी देखा था हमने, लाल रंग का भाग कितना है 1। यदि 1 लाल रंग का भाग है तो मूल मिश्रण कितना है 75। ये कह रहा है यदि मूल मिश्रण आपका 1800 ml है तो हमें इस यहाँ वाली जो वैल्यू है फाइंड करनी है कि लाल रंग का पदार्थ कितना होगा। तो जैसे हम इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। यह आपको इस प्रकार एक सारणी बना लेनी है। अब हम लिखेंगे सीधे समानुपात से। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर लाल रंग का पदार्थ मूल मिश्रण के प्रत्येक समानुपात में है। क्या लिख लेते हैं, लाल रंग का पदार्थ मूल मिश्रण के सीधे समानुपात में है, सीधे समानुपात में है। और सीधे समानुपात में है तो लिखेंगे सीधे समानुपात से, सीधे समानुपात से। सीधे समानुपात वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, x1 बटे y1 बराबर हो जाएगा x2 बटे y2। x1 का मान 1 और y1 का मान 75, तो 1/75 बराबर x2 का मान हमें ज्ञात करना है और y2 का मान दे रखा है 1800। वापस हमें कौन सा गुणा करना है, वज्र गुणा। वज्र गुणा करने के लिए 75 को तो x2 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा 75x2 बराबर 1800 को गुणा करेंगे 1 से तो 1800।
x2 का मान निकालने के लिए 1800 और जो 75 गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। और यहाँ से हम x2 का मान निकालें तो x2 का मान, जैसे हम इसको काटें यदि, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 18 गुणा 100, और नीचे वाले को दिख दिया 75, ये 25 के पारे से 3 बार और ये 4 बार। अब काटे तो ये कट गया आपके 6 बार और आंसर आ जाएगा 6 चौके 24 भाग। तो हमें लाल रंग के कितने भाग मिलाने पड़ेंगे, 24 भाग। जैसे यहाँ पर काटने वाला सिस्टम देखिए, यहाँ 1800 में 75 बड़ी संख्या रह गई, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है यहाँ पर डबल जीरो का मतलब होता है 100, तो मैं इसको 18 गुणा 100 लिख देता हूँ। 18 को 100 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 1800। तो अब है वो 100 और 75 है वो 25 के पारे से कट गए 3 बार और 4 बार, और फिर 3 से नीचे वाले 3 से 18 को काट दिया कितनी बार, 6 बार, और ऊपर वाले दोनों संख्याओं को गुणा करने पर हमारा आंसर आ गया 24। तो हमें मूल मिश्रण के 1800 ml में 24 लाल रंग का पदार्थ वो मिलाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, और जो भी इसके बारे में बेसिक जानकारी है वो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला जो इसका पार्ट 2 है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।